नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी की थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे शुरू से ही इंडियन नेवी की तरफ से 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने का प्लान किया गया था, जिसमें से एक कैरियर को ईस्टर्न फ्रंट में तैनात किया जाएगा और एक कैरियर को वेस्टर्न फ्रंट में तैनात किया जाएगा और उसके बाद एक कैरियर को रिजर्व में रखा जाएगा। और जब भी किसी कैरियर को सर्विस या मेंटेनेंस के लिए भेजा जाएगा तो उसी दौरान उसकी जगह थर्ड कैरियर लेने वाला है। ऐसा करने से हमेशा 2 फ्रंट में हमारे पास 2 कैरियर मौजूद रहेंगे। अभी हाल ही में इंडियन नेवी के लिए बनाए गए हमारी पहली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि एनएस विक्रांत का फाइनल सी ट्रायल चल रहा है, जिसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। अभी कोचिन शिपयार्ड की तरफ से बताया गया कि जल्द ही इसकी फाइनल ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद इंडियन नेवी को पूरी तरीके से इसको हैंडओवर कर दिया जाएगा, जिसके बाद इसी साल अगस्त के महीने में इसको नेवी में ऑफिशियली इंडक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड की तरफ से अभी नेवी को एक और ऑफर भी दिया जा रहा है, जिसमें कोचिन शिपयार्ड की तरफ से बताया जा रहा है कि अभी अगर उनको इंडियन नेवी की तरफ से थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो वो बस 5 साल के अंदर ही थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाकर इंडियन नेवी को हैंडओवर कर सकते हैं। लेकिन कोचिन शिपयार्ड की तरफ से बताया जा रहा है कि वो अभी एनएस विक्रांत क्लास की एक और वेसल को बस 5 साल के अंदर ही बना सकते हैं, यानी कि जिस थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की बात अभी कोचिन शिपयार्ड की तरफ से किया जा रहा है उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन के आसपास ही होने वाली, जो कि एनएस विक्रांत के स्टैंडर्ड की होने वाली है। लेकिन नेवी को पहले 65,000 टन क्लास के कैरियर की जरूरत थी, जिसको बाद में अभी थोड़ा सा रिड्यूस करके 55,000 टन के आसपास बताया जा रहा है। अब मे बी इसे इस वजह से किया जा रहा है कि अभी कोचिन शिपयार्ड के साथ मिलकर इसको जल्दी बनाया जा सके और एनएस विक्रांत के एक और स्केल्ड अप वेरिएंट को यहाँ पे बनाया जा सके, जिसमें लगभग सभी सिस्टम जो होंगे या डिजाइन होंगे वो एनएस विक्रांत के स्टैंडर्ड की होने वाली, लेकिन साइज में थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। अभी तक इसके बारे में क्लियरली बताया नहीं जा रहा है, क्योंकि आज तक नेवी की थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए ऑफिशियल नोटिस इशू नहीं किया गया और ना ही आज तक डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को इशू किया गया है। पर अभी अगर इसके लिए जल्दी ही एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को इशू कर दिया जाता है और कोचिन शिपयार्ड की इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो 2030 से पहले हमारे पास थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद होने वाला है। लेकिन अगर हम एक सेपरेट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर एक और कैरियर को बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि इसके डिजाइन को कम्प्लीटली बदल देंगे या उसके बारे में कोशिश करेंगे, तो ऐसी एक नई कैरियर को बनाने के लिए हमें कम से कम 10 से 15 साल तक का टाइम लग सकता है। अगला अपडेट कावेरी इंजन को लेके है। आप सब जानते हैं कि ओरिजिनली तेजस के लिए जो कावेरी इंजन को डेवलप किया जा रहा था वो प्रोग्राम अभी ऑफिशियली बंद किया जा चुका है। अब बदले में सेम कावेरी इंजन को बेस करके उसके ड्राई थ्रस्ट वेरिएंट को बनाया जा रहा है, जिसे आगे चल के हम हमारी यूसीएवी फ्लीट में इस्तेमाल करने वाले। लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम सामने आ गया है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे पास अभी कोई भी हाई एल्टीट्यूड इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी मौजूद नहीं, और ये भी एक तरीके से हमारी एरो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को स्लो करने का काम करता है, क्योंकि अभी तक हम हमारी इंजन को टेस्ट करने के लिए रशिया फिर फ्रांस के ऊपर डिपेंडेंट है। और जब भी कावेरी इंजन को टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है तो उसको हमें रशिया भेजना पड़ता है, जहां पर इससे IL-76 एयरक्राफ्ट, जिसे रशिया की तरफ से एक एरो इंजन फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उसमें इस इंजन को इंटीग्रेट करके टेस्ट करना होता है। अब ये एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है, जिसमें पहले तो भारत में सभी ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरेंस मिलने के बाद इस इंजन को रशिया फेरी करके भेजा जाता है और वहां पर इसकी टेस्टिंग को कंप्लीट करने के बाद फिर इसको भारत में लाके इसकी फर्दर डेवलपमेंट की जाती है। तो ऐसा करने में हमें कम से कम 6 महीने से 1 साल का टाइम लग सकता है। अभी जब ड्राई कावेरी इंजन को डेवलप किया जा रहा है तब भी इसको रशिया भेजने का प्लान किया जा रहा है, जहां पर इसकी टेस्टिंग की जाएगी और इसमें इसे फ्लाइंग टेस्ट बेड में इंटीग्रेट करके इसको टेस्ट किया जाएगा। फिर इसको भारत लाया जाएगा और टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से इंजन में मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, फिर अगर सब कुछ सही रहा तो इसके डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए रशिया जाने के बाद IL-76 फ्लाइंग टेस्ट बेड में 4 इंजन में से एक इंजन को निकाल दिया जाएगा और उसके बदले वहां पर कावेरी इंजन को इंटीग्रेट किया जाएगा। वैसे अभी ये बात लगभग तय किया जा चुका था कि जून या जुलाई के अंदर ही
कावेरी इंजन की ड्राई थ्रस्ट वेरिएंट की ट्रायल को शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी रशिया और यूक्रेन के बीच चले लड़ाई इसके लिए एक मेजर रुकावट बन रहा है, वरना अभी भारत की तरफ से पहले से ही इस इंजन को रशिया भेजने के लिए क्लियरेंस दिया जा चुका है और 2024 से 2025 के बीच इसकी सभी ट्रायल को कंप्लीट करके 2026 से पहले इसकी सीरीज प्रोडक्शन को स्टार्ट करने का प्लान किया गया था। लेकिन आगे क्या होता है ये वक्त आने पर ही पता चलने वाला है। अगला अपडेट माउंटेड गन सिस्टम को लेके है। अब माउंटेड आर्टिलरी गन्स को लेके पिछले कुछ सालों से काफी चर्चा किया जा रहा था और स्पेशली लद्दाख में फेसअप होने के बाद इंडियन आर्मी की तरफ से सीरियसली से प्लेटफॉर्म को इंडक्ट करने के बारे में विचार किया जाने लगा, क्योंकि हमारी बॉर्डर की बात करें तो हमें मैक्सिमम जिन रीजन में खतरा होने वाला है वो सभी के सभी हमारी नॉर्थ से लेके ईस्टर्न रीजन तक होने वाली, जो कि मेनली एक माउंटेन रीजन है और माउंटेन रीजन में हमारे रेगुलर टोड आर्टिलरी गन्स को ले जाना और डिप्लॉय करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ये गन काफी बड़े और हैवी गन्स होते हैं और इनको खींच कर ले जाने के लिए वहां पे बड़े ट्रक की जरूरत पड़ती है, जो कि माउंटेन रीजन में हर जगह में नहीं जा सकते हैं। अब अगर अल्ट्रालाइट हाउजर्स की बात करें तो भले ये हल्के होने वाले, लेकिन इनकी मोबिलिटी यानी कि इनको भी वहां पर टो करके लेने की जरूरत पड़ती है या फिर इनको एयरलिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये भी इतना आसान काम नहीं होता है। इस वजह से अभी आर्मी की तरफ से माउंटेड गन्स को इंडक्ट करने का फैसला किया जा रहा है। अभी इसके लिए एक RFI को भी इशू कर दिया गया, जिसमें बताया गया कि हम अभी आर्मी की फील्ड रेजिमेंट में माउंटेड गन सिस्टम को इंडक्ट करने वाले हैं, जिसमें शूट एंड शूट कैपेबिलिटी होने वाली है। अभी तक हमारे पास इस तरीके की कोई भी आर्टिलरी गन मौजूद नहीं थे। RFI के मुताबिक ये गन 105 mm 37 कैलिबर के गन होने वाले, जो कि रिलेटिवली साइज के हिसाब से एक नॉर्मल 155 mm 52 कैलिबर की गन के मुकाबले छोटे होने वाले, लेकिन साइज में छोटे होने की वजह से इन गन्स को इजीली एक 4x4 व्हीकल के ऊपर माउंट किया जा सकता है, जो कि इसको आसानी से पहाड़ी रीजन में ले जाने में मदद करने वाले हैं। लेकिन अगर हमें 105 mm के बदले वहां पर 155 mm की गन को सेम तरीके से व्हीकल में माउंट करने की कोशिश करेंगे तो तब हमें दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ऐसा करने से जो गन का साइज होगा वो व्हीकल के मुकाबले काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, जो कि फर्दर व्हीकल की स्टेबिलिटी पर असर डाल सकता है और थोड़ा सा भी व्हीकल अप डाउन होने से इसकी पलट जाने की चांसेस बढ़ सकते हैं, जिस वजह से 155 mm स्टैंडर्ड की जो गन होने वाले हैं उनको किसी भी 4x4 व्हीकल प्लेटफॉर्म में माउंट करना संभव नहीं है और इसके लिए बड़े साइज के ट्रक की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन बड़े ट्रक को पहाड़ी रीजन में ले जाना इतना आसान नहीं होगा, तो अभी इसी वजह से एक स्मॉलर कैलिबर की गन को माउंटेड गन सिस्टम के तौर पर इंडक्ट करने का फैसला किया जा रहा है। अगला अपडेट आर्चर यूवीज को लेके, जो कि शायद भारत का पहला इंडिजिनस आर्म्ड यूवी होने वाला है। मैं शायद यहाँ पर इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि अभी रुस्तम 2 को भी डेवलप किया जा रहा है और इसकी डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और ये बात भी कंफर्म किया जा चुका है कि रुस्तम 2 वेपन को कैरी कर सकता है। तो अगर आर्चर यूवीज के ऑपरेशन होने से पहले ही रुस्तम 2 ऑपरेशन हो जाता है तो रुस्तम 2 भारत का पहला आर्म्ड ड्रोन बन जाएगा। फिलहाल के लिए आर्चर यूवी को रुस्तम 1 यूवी को बेस करके बनाया जा रहा है और अभी इसकी फ्लाइट टेस्टिंग को कंडक्ट करने के लिए DRDO को परमिशन दिया जा चुका है। अब आर्चर यूवीज की बात करें तो इसकी बेसिक डिजाइन रुस्तम 1 के साथ लगभग सिमिलर है, लेकिन इसकी वजन को अभी थोड़ा रिड्यूस किया जा रहा है। 2021 से ही HAL की तरफ से मल्टीपल प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ आर्चर यूवीज को डेवलप और मैन्युफैक्चर करने के लिए बातचीत किया जा रहा है और अभी पता चला है कि इसमें अभी 6 इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी शामिल हैं, जो कि इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उन्हें को आगे चल के इसको मैन्युफैक्चर करने का मौका मिलने वाला है। इनिशियली आर्चर यूवी की 20 LSP यानी कि लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन यूनिट को बनाने का प्लान किया जा रहा है, लेकिन बाद में हो सकता है इनको बल्क में आर्मी और एयरफोर्स में शामिल करना शुरू किया जाएगा। ये एक लाइट वेट कैटेगरी की और लो कॉस्ट आर्म्ड सर्विलेंस ड्रोन होने वाला है, जिसको AD की तरफ से टर्की के बैरक्टर ड्रोन की कैटेगरी का ड्रोन बताया जा रहा है। अब जैसे कि एक लो कॉस्ट आर्म्ड सर्विलेंस ड्रोन होने वाला है, तो उम्मीद है कि इसे आगे चल के बड़ी मात्रा में शामिल किया जा सकता है और यूएस के प्रेडेटर ड्रोन की तरह एक हाई प्रोफाइल ड्रोन नहीं होने वाला है। तो जंग में अगर कोई इनको मार के गिरा भी देता है तो तब भी हमें इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सस्ते होने के बाद भी इनमें एक डिसेंट अमाउंट की फायर पावर जरूर होने वाला है, जो कि दुश्मन की ग्राउंड यूनिट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी खतरा पैदा करने वाला है। अगला अपडेट भी ड्रोन्स को लेकर और अभी हम रुस्तम 2 के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि अभी रुस्तम 2 ड्रोन को लगभग 28,000 फीट की ऊंचाई में और लगभग 18 घंटे की एंडोरेंस मोड में टेस्ट किया जा चुका है, जिसके बाद इसको जल्दी ही सर्विस में शामिल करने के लिए और मास प्रोडक्शन के लिए क्लियर कर दिया जाएगा। इसी बीच मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक HAL की तरफ से अभी रुस्तम 2 की लगभग 5 यूनिट को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया जाने वाला है और इनको 2022 के अक्टूबर से पहले तैयार करने का प्लान किया जा रहा है, क्योंकि 2022 के अक्टूबर से रुस्तम 2 की यूजर वैलिडेशन ट्रायल को शुरू किया जाएगा, जिसमें आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा रुस्तम 2 को टेस्ट किया जाएगा।
एडी की तरफ से दिए गए डाटा के मुताबिक अभी तक रुस्तम 2 की 8 प्रोटोटाइप को बनाया जा चुका है और इन सभी प्रोटोटाइप से लगभग 143 टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया जा चुका है। एडी के मुताबिक अभी रुस्तम 2 की फाइनल डिजाइन को तैयार किया जा रहा है और अभी जिन 5 प्रोटोटाइप्स को बनाने का प्लान किया जा रहा है, जिनको आगे चल के ट्रायल्स के लिए हमारे अलग अलग सर्विस को दिया जाएगा, इनमें पहले 2 यूनिट को एडी की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाएगा और बाकी बचे 3 यूनिट को एचएएल के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा और साथ ही इनकी टेक्नोलॉजी को भी बाद में एडी की तरफ से एचएएल के साथ शेयर कर दिया जाएगा, जो कि आगे चल के एचएएल को इनको मैन्युफैक्चर करने में मदद करने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।